अभी आपकी सबकी मैंने बात सुनी है और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी मेरे लिए संतोष की बात यह है कि वह सभी लोग जो प्रेजेंट चेंजिंग सिचुएशन है उससे खाली अवेयर ही नहीं है, उसके लिए पूरी तरह से कंसर्न भी है। यानी यू आर थॉरली सीज्ड ऑफ द होल इशू। आज मेरा यहाँ एम्स में आने का पर्पस भी यही था कि एक तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हमें क्या क्या समस्याएं दिख रही हैं, क्या क्या समस्याएं भविष्य में होने की संभावना है और उन सब समस्याओं के क्या क्या संभावित सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसके बारे में हम सब प्रोएक्टिवली एक तरह से प्रीएम्प्टिव अप्रोच अपनाकर और उनके समाधान ढूंढें और उनके समाधान उनको लागू करने का प्रयास करें। पूरे कोविड के खिलाफ युद्ध में भी आपने सबने देखा कि भारत सरकार ने, हम सब ने मिलकर प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव और ग्रेडेड रिस्पांस उसको अपनाते हुए जैसे जैसे सिचुएशंस हमारी इमर्ज होती गई, जैसे जैसे सिचुएशंस बदलती गई, ऐसा नहीं है कि 2020 में हमने समस्याओं का उनको फेस नहीं किया। शायद 2020 के मुकाबले 2021 में भले ही केसेस की संख्या बढ़ रही है, उसकी स्पीड तेज है, शायद हम तब 1 लाख के नज़दीक आए थे, अब हम 2 लाख के नज़दीक आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2020 के मुकाबले अगर मैं ये कहूं कि 2021 में आपके पास कई 100 गुना ज़्यादा अनुभव है और बीमारी की गहराई को, बीमारी की गंभीरता को हम सब और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और जब बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली सिचुएशंस 2020 में भी आई, बहुत सारा उस समय मान लीजिए डेस्परेट सिचुएशंस भी आई, हमारे अपने लोग भी बीमार हो रहे थे, आज भी होते हैं, और बहुत सारे उस कठिन दौर में भी हम सब लोग उस दौर से बाहर निकले। वो मार्च अप्रैल का समय याद करिए जब एक N95 मास्क के लिए ही कितनी जगह चारों तरफ शोर होता था, तकलीफ होती थी, पीपी किट्स के बारे में कितनी बातें होती थी, चारों तरफ वेंटिलेटर्स की कमी के बारे में लोग परेशान होते थे। और वो सिचुएशन से ज़रा अपने आप को दोबारा से वाकिफ़ करिए कि सारे देश में हम लोगों को इसलिए कोसा जाता था कि इतने बड़े देश में इतने थोड़े से टेस्ट हम करते हैं। आज 10 लाख 15 लाख टेस्ट तो मामूली सी बात है। हम 15-15, 20-20 लाख, एक दिन तो 24-24 लाख तक टेस्ट भी भारत ने किए। एक लेबॉर्ट्री से 2450 लेबॉर्ट्रीज तक हम पहुंच गए। यानी सब प्रकार की परिस्थितियों का सामना करके 2020 में आपने सबने मिलकर, सारे देश ने मिलकर सफलतापूर्वक ये फरवरी तक हम लोग, या शायद मार्च के शुरुआत तक भी एक ऐसी स्थिति में थे जब काफ़ी सिग्निफिकेंटली शायद रोज़ के केसेस 10,000 से भी कम हो गए थे। और उस परिस्थिति से अभी हमारी पिछले 2 महीने के अंदर जो है परिस्थिति के अंदर एक परिवर्तन आया है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये जो सर्ज है ये रैपिड है, इसके थोड़े से डिफरेंट
करेक्टर्स हैं और इस डिफरेंट करेक्टर्स होने के कारण इसका अलग अलग तरीके से मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तेज़ी से हमारे बेड्स भर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम सब प्रकार की परिस्थितियों के बारे में आज उससे लड़ने के लिए ज़्यादा बेटर ढंग से इक्विप्ड हैं, कम से कम मेंटली, इंटेलेक्चुअली, मॉरली और अपनी करेज की दृष्टि से। शायद हमारे पास आज पहले के मुकाबले 1 साल, क्योंकि हमने लड़ाई को लड़ा है, सक्षम तरीके से लड़ा है, आज हमारे पास उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और इसलिए मेरी आज यहाँ आने का पर्पस ये था कि एक तो प्रेजेंट सिनेरियो को फीडबैक तो जो मिलता है उसके साथ साथ मैं डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसे कहते हैं, आप सबके मुंह से भी मैं सुन के समझूं, फिर कहाँ कहाँ हम लोगों के लिए सुविधाएं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कोविड के लोगों के लिए भी ना कॉम्प्रोमाइज़ हो, और नॉन कोविड में जो कम से कम ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी कीमत पे जो सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, वट एवर द सिचुएशन में भी, वो भी हम कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें। उसके लिए हम आज की परिस्थिति में क्या उसमें अपने सिस्टम्स के अंदर क्या अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं। कभी कभी तो इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर जो हम मजबूरी में रिफॉर्म करते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो शायद आने वाले समय के लिए हमें बेटर तरीके से काम करने के लिए भी मौका देते हैं। तो इस दृष्टि से मेरी आपसे मैं वो सारी जो बातें यहाँ एक एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने बेड्स खाली हैं, कितने भरे हैं, कितने इमरजेंसी में लोग वेट कर रहे हैं, कितने कोविड पॉजिटिव हैं, कितने एनआईसी झज्जर में चले गए हैं, ये सब मैं निटी ग्रिटी पर बात नहीं कर रहा, लेकिन 2-3 मेरे आपको सुझाव हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम अपने धैर्य को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें, और जो एक साल में, 1.25 साल में इस कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जो एक कोविड वॉरियर्स ने देश के बीच में इज्जत कमाई है, जो सम्मान कमाया है, जो सारे देश के लोग, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों को, और उसके साथ साथ एक और कैटेगरी भी इमर्ज हुई जिसको फ्रंटलाइन वर्कर्स कहा गया। इन्होंने जो भी कुछ इज्जत कमाई है वो अपनी मेहनत के कारण कमाई है, वो अपनी सिंसियरिटी के कारण कमाई है, वो अपनी ईमानदारी के कारण कमाई है, और वो अपनी जो उनकी मानवता के प्रति जो ड्यूटी थी उस की गहराई और गंभीरता और सिंसियरिटी के कारण कमाई है। वो ना तो ज़बरदस्ती उन्होंने छीनी है, ना ही उनको ज़बरदस्ती थोपी गई है, वो सेल्फ अर्नड है, और उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना, उसको भी प्रिजर्व करना। और जो चैलेंजिंग टाइम होता है वो मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा टीचर होता है। सिर्फ हमें हमारा दृष्टिकोण उसके हिसाब से उसको नए सिरे से परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। तो इस चैलेंज के अंदर हम लोग बड़े लेवल पे सोचते हैं, उसके ऊपर फिर इंस्टीट्यूशन एक लेवल पे सोचती है, लेकिन आप अपने अपने सिस्टम में, अपने अपने डिपार्टमेंट में आप उसी प्रॉब्लम को और ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि उसका जो बहुत बड़ा एनलार्ज्ड व्यू है वो आपको दिखाई देता है। दूर से हम देखते हैं तो शायद हमारे को उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखता है। इसलिए आप जो अपने अपने सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स को डील कर रहे हैं, वहाँ पर आज की जो परिस्थिति है या उस परिस्थिति को भी और हम कुछ फर्दर भी एनलार्ज या स्केल अप करके देख लें कि शायद ये और इतना बढ़ भी जाए, तो भी हमें उस परिस्थिति में और क्या क्या अमेंड्स करने हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। कुछ
सॉल्यूशंस डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, कुछ सॉल्यूशंस बिल्कुल सिंपल भी हो सकते हैं। और उसके लिए मेरा सुझाव है कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स में थोड़ा थोड़ा जिम्मेदार लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग रेगुलरली करें। यहाँ पर भी जो एक्सरसाइज है ये केवल एक सिंबॉलिक एकेडमिक एक्सरसाइज ना रहकर, और इसके अंदर से भी जो बेस्ट सॉल्यूशंस निकलते हैं जो आप करते हैं यहाँ पर, उनको भी हम तुरंत साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाएं। डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए कुछ चेंजेस करने के लिए आपको किसी की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी की कोई फाइल पे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आपको समस्या सामने दिखाई दे रही है, उसका आपको लगता है ये सॉल्यूशन है, उसको सॉल्यूशन को तुरंत इम्प्लीमेंट कर दीजिए। आपको अपनी आज की परिस्थिति में अपने अपने सिस्टम्स के अंदर उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने की मैं समझता हूँ कि पूरी इंडिपेंडेंस है। और कोई ऐसे कोई बहुत बड़ी उसके अंदर शायद रॉकेट साइंस मैं समझता हूँ कि नहीं होगी। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये सॉल्यूशंस हैं जो इजीली हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस दे सकते हैं, ताकि हम और बेहतर ढंग से कोविड के खिलाफ जंग को लड़ने में, जब उस परिस्थिति से लेकर आज तक हम आ गए जब कोविड के बारे में कुछ पता नहीं था, वायरस के बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं पता था, जब ना कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ना कोई आइसोलेशन और ना कोई क्वारंटाइन और ना कोई ट्रैकिंग, ये सब बातें तो पहला केस आने के बाद शुरू हुई, जब उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हमने धीरे धीरे डेवलप की हैं। कंटेनमेंट जोन भी और लोकलाइज्ड लॉकडाउन भी, और ये सारे जितने भी आज शब्द हम सुनाई हमें देते हैं, जितनी भी चीज़ें आज जगह जगह लोग, पहले एग्जाम्पल्स जो है वो भारत सरकार ने गाइडलाइंस दे देकर सारे देश को इस्टेब्लिश करके दिखाए, समझाए। अब स्टेट्स भी इतनी इक्विप हो गई हैं विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ आइडियाज, सजेशंस, कि वो अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से भी निर्णय करने के लिए सक्षम है। ऐसे ही हमारे इंस्टीट्यूशंस और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने खाली यहाँ पर अपने यहाँ आने वाले मरीजों को ही नहीं ठीक किया है, लेकिन टेली कंसल्टेशन के माध्यम से देश भर के हमारे जो यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर लोग बैठे हैं, उन्होंने टेली कंसल्टेशन से देश भर के डॉक्टर्स को भी, मरीजों को भी साल भर जो है हमने एडवाइस दिया है। बहुत देश भर के स्थानों पे, बड़े बड़े कई स्थानों पर सो कॉल्ड वीआईपी पेशेंट्स जो एडमिट होते थे, वो उनको भी यहाँ के हमारे डॉक्टर्स ने लगातार जो है हेल्प किया है। यहाँ की हमारी टीमें जो हैं वो भी जो है बड़े बड़े स्थानों पर जो है कितने सारे मरीजों को देखने के लिए गई हैं। यानी हमने विषम से विषम परिस्थिति का भी बहुत ही करेज के साथ सामना किया है। और जब हमने सामना किया, ऐसा नहीं कि बीच में एक साल के अंदर, अभी हम, क्योंकि अभी हम आज की बात कर रहे हैं, इसलिए पिछले एक साल में हमारे सामने कितनी प्रकार की कितनी तकलीफें आई हैं, कितने ऐसे संवेदनशील क्षण आए हैं, हम उनको शायद भूल गए हैं। तो उन क्षणों में भी हमने जो है उसमें से वी हैव इमर्ज्ड विक्टोरियस आउट ऑफ दैट। और इसीलिए मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये भी जो क्षण आया है, ये भी अगर हमने धैर्य और अपना करेज, अपनी सिंसेरिटी और अपना जो 1-1.25 साल का आपको मेडिकल प्रोफेशन का तो सबको तजुर्बा वो दशकों का है, लेकिन कोविड का भी अब तजुर्बा जो है वो 1 साल से ज़्यादा का हो गया है। और सब प्रकार की परिस्थिति क्या क्या है और क्या क्या हो सकती है, इसका सबका सामना करने की दृष्टि से, इसलिए शायद ऐसी परिस्थिति में जब मरीज जिसको तकलीफ होती है, उसके लिए शायद ये पहला अनुभव होता है। उसको नहीं पता कि अस्पताल में भीड़ लगी है, अस्पताल में बेड नहीं है, अस्पताल की इमरजेंसी में जाने पे भी शायद उसको प्रॉपर बेड नहीं मिल सकता, या वो प्रॉपर आईसीयू तक नहीं पहुंच सकता। उसके लिए ये पहला अनुभव है। लेकिन हम सब तो क्योंकि 1-1.25 साल से यही सब देख रहे हैं, तो शायद हमारे लिए ये रूटीन हो सकता है। और ऐसे ही समय पे मैं ऐसा मानता हूं कि
हमारे लिए सबसे बड़ा टेस्ट होता है, क्योंकि जो मरीज है उसको भले ही उस समय एक प्रॉपर बेड के ऊपर लेटने की सुविधा ना मिल पाए, लेकिन अगर उस समय उसको जो ट्रीटिंग डॉक्टर है या अटेंडिंग डॉक्टर है या जो वेलकमिंग डॉक्टर है उसके प्यार के संवेदनशीलता के साथ भरे हुए उसको 2 शब्द भी सुनने को मिल गए कि आप चिंता मत करो, हम आपकी पूरी चिंता कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं आपको होगा, या हमें आपको ये एडवाइस देनी है। मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब नहीं करते हैं, लेकिन जो ऐसी परिस्थिति के अंदर जिस प्रकार के धैर्य की हम सबको आवश्यकता है, वो हमारे को सुनिश्चित करना है कि हम वो जो टेंशन के अंदर जो मरीज है, उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो अटेंडेंट्स हैं, हम कैसे उनको उस परिस्थिति में भी हम उनके चेहरे के ऊपर जो उनकी स्माइल है उसको मेंटेन करा सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। और इसके साथ साथ लगातार कंटिन्यूअस चिंतन करते जाइए और क्या क्या चीज़ें और करनी है, स्टाफ बढ़ाने के लिए क्या करना है, नर्सिस को और एम्प्लॉय करने के लिए क्या करना है, डॉक्टर्स के लिए और क्या करना है। अभी मान लीजिए अब समस्या आई कि भाई नर्सिस को हमने एम्प्लॉय तो कर लिया, लेकिन उनका जो मेडिकल है उसको होने में 2 महीना लगता है। तो उसका समाधान था कि भाई तुरंत सरकार ने परमिशन दिया कि भाई आप इनको काम पे लगा लीजिए, मेडिकल वो करा लेंगे, 1 महीने में करा लेंगे, 2 महीने में करा लेंगे। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई वो डॉक्टर उपलब्ध है, आप वॉक इन करिए, वॉक इन करके आप एम्प्लॉयमेंट लीजिए और काम पर जुट जाइए। कई लोगों ने खाली पोस्ट इत्यादि को भरने के बारे में सुझाव दिए। ऐसे बहुत सारे सुझाव आएंगे, जो भी कुछ बेस्ट पॉसिबल तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है। अभी मैंने लास्ट वीक मीटिंग बुलाई थी जिसमें एम्स के लोगों को नहीं, लेकिन मैंने सफदरजंग के, लेडी हार्डिंग के और आरएमएल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को बुलाया था। और हमारा जो साइंस की मिनिस्ट्री है CSIR, तो CSIR में हमारी CSIR की रुड़की लैब ने जो है उन्होंने एकदम विदिन 7 डेज हॉस्पिटल और हॉस्पिटल बेड्स जो मैंने पिछले साल कई स्थानों पर गाजियाबाद में, चेन्नई में, कई स्थानों पर उनको इनॉग्रेट किया, कंधे पे रख के अस्पताल एक तरीके से जो है ट्रैवल हो जाता है और अच्छा खासा फुल फ्लेजेड अस्पताल। तो हमने उनको अस्पताल वालों को भी कहा कि भाई आप अस्पताल में अपने जगह ढूंढो कि जहाँ जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर वो हम अस्पताल क्रिएट कर देंगे, विदिन 7 डेज कर देंगे। आप बस अपना टाइमलाइन उसके लिए तैयार रखिए, जगह उसके लिए निश्चित करके रखिए। ऐसी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं जो कि आपके अपने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से और वर्ष होने वाली मान लीजिए परिस्थिति आती है तो हम क्या क्या और कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि वो सारी चीज़ों पर एक चिंतन ऑन रखिए। वो ऑन है, उसका मैनिफेस्टेशन मैंने अभी यहाँ आज देख लिया। अब उसको ऑन रहने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में भी यहाँ पर डायरेक्टर साहब भी हैं और मिनिस्ट्री के एक जॉइंट सेक्रेटरी को भी हमने यहाँ पर JD एडमिनिस्ट्रेशन की तरह से विशाल चौहान साहब को यहाँ पे भेजा हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को जो जो लगता है कि आवश्यक है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भी ज़रूरी है कि एक वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस की ये इमरजेंसी सिचुएशन में ये कोविड के मरीजों को भी हमें इनका इलाज भी इंश्योर करना है, इसको सही एडवाइस भी इंश्योर करनी है, और साथ में जो बहुत इम्पोर्टेंट नॉन कोविड इश्यूज हैं, क्योंकि पूरे साल भर हमने सारे देश के हेल्थ मिनिस्टर्स को कंटिन्यूसली अगर एक प्रेजेंटेशन होता था इस बात का कि कोविड में क्या क्या करना, तो उसी के साथ साथ एक प्रेजेंटेशन ये भी होता था कि नॉन कोविड की सर्विसेज, मैटरनल हेल्थ की सर्विसेज, चाइल्ड हेल्थ की सर्विसेज, ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के प्रोग्राम इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीज़ें या इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज, ये इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं, ये साल भर हम लोगों ने इस सब को किया और बाकायदा साल भर होता रहा, रेगुलरली होता रहा, सारी के केसेस और दूसरे केसेस। तो वो सारी चीज़ें आपको पता है, अभी सारी
टेक्निक पता है, आपको लड़ने की टेक्नोलॉजी पता है, लड़ने की गाइडलाइंस पता है। गाइडलाइंस तो जो बहुत सारी हैं देश की, वो आप लोगों की सहायता से ही जो है हम लोगों ने मिलके बनाई है। तो वी आर नाउ इक्विप्ड विद एवरीथिंग एंड द ओनली चैलेंज इज हाउ टू ओवरकम द प्रेजेंट surge in the cases which has unfortunately happened in the last 2 months or so. I am sure कि जिस तरह से 2020 में हमने चैलेंज को ओवरकम किया और सफलता की एक लगभग स्टेज तक हम पहुंचे थे, ये चैलेंज भी हमारा जो है ओवरकम हो जाएगा। बस उसके लिए आप सब और जो कुछ आप करेंगे उसको इस नाते भी करने की कोशिश करिए कि यहाँ से हमको इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से, जहाँ हज़ारों लाखों मरीज आते हैं, किसी ने बहुत कहा कि भाई बाहर के लोग आ रहे हैं, ये सब चीज़ें ये चीज़ें आप नहीं रोक पाओगे। जो मान लीजिए एम्स की 50 साल की रेपुटेशन है, आप सडनली कहें कि एम्स के अंदर मैं कोई बाहर के आदमी को नहीं आने दूंगा, ऐसा कोई ये किसी रूल रेगुलेशन या किसी गाइडलाइन या ऑर्डिनेंस से ये नहीं हो सकता है। तो वो सब चीज़ें भी रहेंगी। उन सब परिस्थितियों के अंदर हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हमें आज की परिस्थिति में देश के अंदर, दूसरे अस्पतालों के अंदर, दूसरे स्थानों के ऊपर जो है क्या क्या और मॉडल्स चेंज करके हम डेवलप कर सकते हैं। यानी यहाँ कुछ आप डेवलप करेंगे तो वो दूसरी जगह पे इम्यूलेट करने लायक हो, दूसरी जगह लोग उसको रेप्लिकेट कर पाएँ। इस दृष्टि से भी अपनी बात को यहाँ पर विचाराधीन रखें और कुछ चीज़ें आप या मीटिंग में भी शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उसके लिए मीटिंग में, कई बार बहुत सारे सजेशंस आते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट का जो विषय ध्यान में आता है कि इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर हम ओवर एंड अबव व्हाट वी आर डूइंग इन आवर ओन डिपार्टमेंट फॉर द अदर इश्यूज, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू कोविड, दैट शुड बी वन बिग क्वेश्चन, जिसको जवाब आप सब मिलकर जो है अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने साथियों के साथ मिलकर दें कि वे हमारा इस सर्ज को कंट्रोल करने में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। वी विल गो टू द डायरेक्टर, वी विल गो टू द मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव and give this suggestion. This is, you see, this is our humble contribution for making the fight against COVID more effective. देखिए प्रॉब्लम्स को तो लिस्ट करना जो है वो बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम्स से ज़्यादा इस समय जो है आप सबसे एक्सपेक्टेशन है कि वी वांट ऑल ऑफ यू टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी, रिफॉर्मेटिव, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, एंड आई प्रॉमिस यू that whatever good solutions emerge out of your well-meaning and healthy discussions, we'll try to implement them sincerely. तो आज तो आपको इतना ही कह के अपनी बात मैं समाप्त करूँगा। सब विषम परिस्थितियों में पहले भी 1 साल काम किया है, अभी भी ये और बड़ा चैलेंज है क्योंकि हर समय हमें जो एक्सपोजर और ये सारी चीज़ों का डर रहता है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी इस समय सोसाइटी में है वो लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कराने की है। जो समय के साथ लोगों में कैजुअल अप्रोच आ गया है, लोगों में रिलैक्स्ड बिहेवियर हो गया है। और सच बात यह है कि आप देखेंगे तो आपके आसपास भी, अपने लोगों के बीच में भी आप देखेंगे कि लोग जो है मास्क को गले से के ऊपर लटका के रखते हैं, नाक के नीचे रखते हैं। आप में से भी बहुत सारे इस तरह से रखते हैं। तो कम से कम जब हम प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बार बार चिल्ला कर उसको कह रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में एम्स के अंदर तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो आइडियल मैनिफेस्टेशन या उसका जो स्वरूप है वो हर समय सबको दिखना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ लाइक लीडिंग बाय एग्जाम्पल। क्योंकि जो अगर कोई अस्पताल के अंदर मरीज आते हैं और भीड़ इकट्ठी होती है और वो अगर मान लो देखें कि यहाँ का डॉक्टर या यहाँ की नर्स उसको ही वो ठीक से अगर अपना मास्क लगाए हुए ना देखें, या वो यहाँ पर भी देखें कि सबने मिलके भीड़ कर रखी है,
तो उनको यही इम्प्रेशन होता है कि ये तो इतने बड़े डॉक्टर हैं, इसका मतलब कोई खतरे वाली बात नहीं है, ये थियोरिटिकल है, ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं। तो ये भी मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। आपके माध्यम से बार बार हर जगह से ये संदेश जाना चाहिए। वायरस का ट्रांसमिशन जिस दिन कट होगा उसके लिए ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास टूल आज की तारीख में है। बाकी वैक्सीन देश ने डेवलप की है और भी वैक्सीन्स को लाने का प्रयास हो रहा है। 11-12 करोड़ के बीच में जो है हमारा नंबर वैक्सीनेशन का हो गया है, उसको भी और तरीके से स्पीड अप करने के लिए प्रयास हो रहा है। और भी जो चीज़ें हैं, अभी हमारे पास वेंटिलेटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, लेकिन अभी कोई स्टेट गवर्नमेंट हमसे मांग नहीं रही है। और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जो हमने वेंटिलेटर्स दिए अभी वो उन सारों को भी यूटिलाइज नहीं कर पाए। अब उनको कहते हैं भाई उसका हमें हिसाब बता दो कि वो कहाँ कहाँ लगाए, वो उन्होंने लगाने की उनके पास स्थान नहीं है। आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन को सप्लीमेंट करने के लिए पिछले साल में भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने की। सारे देश भर में ऑक्सीजन को वहीं अस्पतालों में जनरेट करने के प्लांट लगाने से लेकर, इसके बावजूद भी अभी इसी हफ्ते में और बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन की सप्लाई इत्यादि को स्ट्रेंथन करने के लिए ये सारे बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। सारी चीज़ें नए सिरे से उसी डायनामिक पैटर्न पर उनको रिवाइटलाइज किया जा रहा है जिस पैटर्न पर पिछले साल सारे काम होते थे। तो इसलिए किसी भी प्रकार की किसी चीज़ की कोई शॉर्टेज नहीं है। अनुभव भी पर्याप्त हो गया है, सामान भी पर्याप्त है, टेस्टिंग की सुविधा भी पर्याप्त है। और अभी हॉस्पिटल के अंदर, यद्यपि पिछले साल में हॉस्पिटल में जो हमारी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल या हेल्थ फैसिलिटी या जिसको हम कोविड केयर सेंटर कहते थे, इसमें लगभग 19 लाख के करीब हम लोगों ने बेड्स जनरेट किए थे। ऑक्सीजन और आईसीयू सपोर्टेड मिलाकर सब तरीके के 12-13 हज़ार क्वारंटाइन सेंटर्स देश भर में डेवलप्ड हैं। और सब जगह ज़रूरत के हिसाब से सारी के सारे और फर्दर कहाँ कहाँ स्ट्रेंथन करना है। कल हम सभी संबंधित जो स्थान जहाँ तकलीफें हो रही हैं वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कल फिर बैठक ले रहे हैं ओनली फॉर फर्दर ऑगमेंटेशन। ये जो 20 लाख के करीब बेड्स क्रिएट किए, दीज वर क्रिएटेड आउट ऑफ ए जीरो डेडिकेटेड फैसिलिटी फॉर कोविड। तो वी कुड डू ऑल दैट व्हेन वी डिड नॉट नो कि कल क्या होने वाला है। आज तो हमारे पास सब कुछ है, पूरी जानकारी है और पूरी संभावनाओं की भी हमारे को कल्पना है, अनुमान है। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए आप जो आज आने वाले समय के लिए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अभी मैं जो एक बार ट्रॉमा सेंटर के अंदर भी जाके सारी चीज़ों को, यद्यपि पिछले साल भी गया था, लेकिन और एक दिन फिर आपके NIC झज्जर में भी जाके अभी की परिस्थिति में और क्या हम वहाँ और फर्दर तैयारी की दृष्टि से रिफॉर्म्स कर सकते हैं, मैं पर्सनली जाके भी देखूँगा। और आपके जो भी सुझाव हमको मिलते रहेंगे, वी लुक एट देम वेरी वेरी positively and in the most pragmatic manner. That much I can assure you. So wish you all good health. Keep doing the good work.